अस्सलामुअलैकुम। रिज़ल्ट के बाद पहला लेक्चर 30 है और होपफुली आज हम टारगेट कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। बाकी माशाल्लाह इस क्लास में ज़्यादा बच्चे वही हैं जिनका रिज़ल्ट है। दोबारा हाथ खड़ा करिएगा जिन का रिज़ल्ट आया था। हाथ खड़ा करें, आया था, मैंने नहीं कहा अच्छा या बुरा, आया था, हाथ खड़ा करें। ओके, अब वो बच्चे हाथ नीचे कर लें जिनका पास हो गया, कुछ ना कुछ। अच्छा हुन किसने कहा मरना है, मैं रिज़ल्ट देखना है सारे अंदर। चलें जी। बहरहाल जिन बच्चों को अल्लाह ने कामयाब किया बहुत मुबारक हो, और जो किसी वजह से रह गए तो जो पास हुए उनकी तरफ भी देखना है। यानी कि आप 3 पेपर दिए, 2 पास हो गए, अल्लाह का शुक्र करें। शुक्र करने से अल्लाह नेमत बढ़ाते हैं। ये बहुत नाशुक्री वाली बात है कि ऐसे बच्चे मिले परेशान हैं, ये 3 दिए थे, 2 पास हो गए, 1 फेल हो गया। मैंने कहा 67% तो रिज़ल्ट है तुम्हारा, अच्छा तो है, शुक्र करो, अल्लाह आगे नेमत को बढ़ाएंगे। बाकी ज़िंदगी का एंड बिल्कुल ये नहीं होता। सीए एक ऐसी फील्ड है कि कभी ज़िंदगी में जो फेल नहीं हुआ होता, यहाँ पे आके वो इसका मज़ा चख लेता है। खैर है, कोई बात नहीं, ये नुकसान की बात नहीं, ये नाकामी नहीं। नाकामी ये है कि जो पेपर रह गया अगली बार भी रह जाए, फिर आपके अंदर वाकई कोई गड़बड़ है, कमज़ोरी है, फिर आप सोचें कि आपने ये करना है या नहीं करना। अगर आपने अगली बार में अपनी कमियां दूर करके पास कर लिया तो वेल एंड गुड। आर्टिकल्स में जाओ, विद इन आर्टिकल्स पास करो। विद इन आर्टिकल्स पास करना है तो बस ठीक है, अगर कोई एक आधा रह गया तो अगली बार पास कर लो। खैर है, कोई बात नहीं, ये चलता है। बाकी हिम्मत हौसले के साथ जो मेहनत करता रहे, कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ मेहनत करता रहे, अल्लाह उसको पास ज़रूर कर देते हैं। आई कैप आपको पास करना चाहता है, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। बात ये ऐसे ही है, हमारी डिस्कशंस जो उनके साथ होती हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो गलत हैं। जो बच्चे 47-48 वाले आते हैं वो 42-43 से उठा के वहाँ तक लेके जाते हैं, ज़ोर लगा के बार बार देखते हैं पर्चा, कहीं से नंबर मिल जाए, कहीं से मिल जाए। और फिर जब नहीं हो पाता, बच्चे कहते हैं सर 48 पे फेल कर दिया उन्होंने। वो 2 नंबर कम नहीं किए होते, 4 नंबर बढ़ के वहाँ तक पहुँचे होते हैं। उससे आगे लेके नहीं जा सकते वो, किसी भी तरह से तो रह जाते। तो मेहनत करें, हसद ना करें, ठीक है। जैसे कहा जाए वैसे किया करें। अनसीन वाला एलिमेंट, सीएमए का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, अनसीन वाला एलिमेंट ज़्यादा इसके अंदर होता है, लेकिन आपने उसको टैकल करना है बस। और जो चोर रास्ते आपको सिखाए जाते हैं कि फॉर्मेट है, बस इसीलिए फॉर्मेट रखा जाता है कि उस फॉर्मेट में सवाल आपने करना है। सारा सवाल नहीं भी आता होगा तो कुछ ना कुछ उसमें से चीज़ें फिर भी निकाल लोगे। पता होगा ना इस टॉपिक में सवाल ऐसे करना है, तो 2-4 फिगर्स निकल आएंगी, 2-4 नहीं भी निकलेंगी तो काम हो जाएगा। आसान सवाल भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, बहुत मुश्किल भी होते हैं। आसान में 80-90% मार्क्स, मुश्किल में 60-70% मार्क्स। ये आपकी तैयारी है। बहुत मुश्किल में भी वही तैयारी हेल्प करती है, आधे नंबर उसमें भी आ जाते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। चलें जी, आपकी मुस्तकबिल के लिए आपको ढेरों दुआएं। और टेस्ट नंबर 2 में मसला था, ये वाला नहीं, टेस्ट नंबर 3 था, 1 था बेटा, 3 तो अब फिर कल कर लेंगे ना, ठीक है। इकट्ठा तो नहीं करना, ये जो बीच में छोड़ा था इसको ज़रा फटाफट कर लें, ठीक है, फटाफट। ओके, इसको क्विकली ख़त्म करें, क्विकली, उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग मैंने स्टार्ट करानी है। ओके जी। मास्टर वाइड मैन्युफैक्चर कुकिंग ऑयल हमने ये पढ़ा था। रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23। यहाँ पे मैंने आपको एक तरतीब बता दी थी, मैं वर्किंग इसी तरतीब पे करूँगा, ठीक है। ये जो सारी की सारी वर्किंग है, इससे आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेना है, ठीक है। रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल दोनों ही कंज्यूम्ड निकालने हैं आपने, ठीक है ना। लेकिन दोनों को ही डायरेक्ट मटेरियल कह देंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो कैरेज है वो भी वहीं पे दोनों में इकट्ठा ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये ऊपर वाली सारी वर्किंग जो है इसको हमने पहले इसी को ही कर लेते हैं। ओवरहेड्स जो है ना, ओवरहेड, अच्छा ये सवाल जो है मैंने पहले भी अर्ज़ किया, टेस्ट 1 के अंदर सिर्फ बेसिक्स पढ़ी होती हैं, कोई टॉपिक तो हमने पढ़ा नहीं होता। पास हो गए हो दोनों, तो अब सवाल अब इस क्लास के बाद आना, मैं क्लास छोड़ के क्या तुमसे जफ्फियाँ डालूंगा। इंटरव्यू देना चाहोगे? हैं क्या क्या कौन कौन से पेपर दिए थे? आ जाओ R2 CMA और C लॉ, आ जाओ भाई, आ जाओ। लो जी, आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कुछ हजरात तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, पटाखा चल गया? अच्छा हाँ भाई, कितने पेपर ये थे? R2 CMA और C लॉ। R2 CMA और C लॉ, अच्छा जी। कितने पेपर, कितने नंबर का? चलो CMA की बात ही करते हैं, क्या ख्याल है? CMA की बात करें तो CMA में कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था आपने? 72 मार्क्स का। ओ माय गॉड,
चलो बाहर। अच्छा तो सर जी मेरे से स्केड्यूल ना पूछिएगा वो पढ़ाई का, बच्चे आपके डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको पता ही है मैंने कितना सारा पढ़ा था। अच्छा तो फिर पेपर से तैयारी करते कैसे थे वैसे बाय द वे, मतलब टॉपिक जो करते थे उसमें सवाल? गॉड गिफ्टेड हूँ, मतलब मैं ना वो क्विक लर्नर ज़्यादा हूँ मैं सारा से। या इसको जगह दो जरा, तुम इधर बैठो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? पेपर सीएमए का दिया था इस दफा? दिया था सर। अच्छा कितने नंबर का अटेम्प्ट किया? सर मैंने 100 मार्क्स का ही किया था। 100 मार्क्स का इंटरव्यू तो ये है। अच्छा जी वो कह रहा है जो अच्छा तो आपकी तैयारी किस तरह से होती थी, मतलब क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर अनसीन क्वेश्चन से कैसे टैकल किया उनको? सर प्रैक्टिस थी पहले से ही अनसीन करने की, जिस तरह आप करवाते रहते हैं। नहीं हो तो ठीक पा पास है सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर पास हो गया नहीं तो अनसीन की प्रैक्टिस हेल्प करती है या नहीं करती है? बहुत करती है सर। तो आपको क्या लगता है कि सोल्यूशन पहले देना चाहिए या बाद में ही देना चाहिए बच्चों को? बाद में। भाई कह रहे हैं बाद में देना चाहिए, ठीक है जी। और कोई खुसूसी मशवरा इनको देना चाहें आप? बस रेगुलर आए, मैं तो रेगुलर रहा था। छुट्टी नहीं करनी। किस किस ने अभी तक सेशन में एक भी छुट्टी की है? देखो अब ये देखो शक्लें देख लो, इनकी शक्लें देख लो। ये तो आया ही 6 दिन पहले है ना। और कोई टिप? रेगुलर तो ये रहेंगे और टेस्ट वेस्ट देने की जरूरत तो नहीं है, सिखाना पूरी होती जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। है। अनसीन एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए यही 2 तरीके हैं, ठीक है। और कोई खुसूसी मशवरा है? बस सर आपकी जो बातें हैं बस ठीक है वालेकुम सलाम, आपका क्या बना? सर मैंने सीएमए नहीं दिया लेकिन वैसे 4 दिए थे। 4 पेपर दिए थे? 4 पेपर भी भाई बच्चे ने दिए हैं। 4 पेपर में से पास कितने हुए? 4 पास भी होते हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान में रखें। ये रेगुलर है। 5 वाला बिल्कुल, 4 वाला अच्छा है नो डाउट, ठीक है, लेकिन 5 पेपर कोई पास करे तो फिर तो बहुत ही खीर है, 4 भी हो जाते हैं। 3 से कम पेपर देना जायज ही नहीं है। कुछ बच्चे बैठे हैं आज आखिरी सीट पे आके अपनी तरफ से कह रहे हैं 50% रिजल्ट आया, लेकिन उनके 2 पेपर में से 1 पेपर पास हो, तो 2 पेपर देना तो बिल्कुल ज्यादती है। अपने साथ, घर वालों के साथ, अपनी जिंदगी के साथ कम से कम 3 पेपर, इससे कम नहीं। 4 पेपर दिए तो मैनेज कैसे करते थे पढ़ाई? एक बार डर लगा था तो ये क्या हो गया तैयारी के वक्त, रिवीजन के वक्त, तो उसको फिर थोड़ा कैलकुलेट किया था कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छा आया उसका। तो रोज कितना टाइम देते थे हर पेपर को? सर इस तरह कोई नहीं था। अच्छा चलो चलो ठीक है, शाबाश, जज़ाकल्लाह। भाई आप दोनों भी पास हो गए हो, अब क्लास के बाद इंशाल्लाह ताकि मेरी क्लास भी हो सिर्फ हैं। ओ माय गॉड, तो वहाँ से आना पड़ेगा। अच्छा तो आप कितने पेपर दिए थे आपने? 3? कौन कौन से? FAR2 CMA और सीला, तीनों में से कितने पास हुए? तीनों पास हो गए। 7 वाले भाई के माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें बहुत मुबारक हो आपको। कोई खुसूसी मशवरा है तो आगे आए, वरना ठीक है बस। मुंह में मीठा बहुत हो गया ये ऐसा करो, ये मुझे दे दो, मैं क्लास के बाद इन सबका मुंह मीठा कराऊंगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत मुबारक। इधर 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 ओदे वालों में इस्लाम करी जाओ, ठीक है कोई मशवरा तो दे दो इन बच्चों को कीमती। चले मैं खुद ही दे लूँगा फिर। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत खुश रहो, कामयाबियाँ दे अल्लाह आपको आगे भी। तो क्लास का कुंडा ला दो हुण। इन्होंने पहले मुझे 20 मिनट लेट किया, अब ये 55 मिनट की क्लास रह गई है इस वक्त। एज ऑन टुडे 10:30 हो गए हैं और मैंने 11:25 पे क्लास ख़त्म भी करनी है। सो प्लीज़ कुंडी ला दो मैं क्लास के बाहर आऊँगा, फिर उनको मिलता हूँ। पहले उन्होंने रास्ते में नाके लगाए हुए जगह जगह के ऊपर। आज एक 2-3 दिन ऐसा ही होगा। फिजिकल क्लास को ना सही बच्चे जो है ना घुसने नहीं देते क्लास में। 2:15 बजे कहता हूँ ना आ जाओ क्लासेस बाद। नहीं हमें तो अभी बताओ, हमें ये भी मसला है, वो भी मसला है, वो भी मसला है। चलें जी वापस आते हैं। पहले हम कर लेते हैं जी इस मटीरियल को। मटीरियल परचेज़ किया, परचेज़ प्राइस सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद सेटलमेंट डिस्काउंट भी है, माइनस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये टोटल में ही लिख देंगे ताकि दोनों में शामिल हो जाए, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर पैकिंग मटेरियल भी लेंगे, लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो या पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड हो, कंज्यूम निकलेगा कैसे? ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। जैसे मैंने आपको इक्वेशन सिखाई थी ना कि होती है ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन या परचेज, चलो परचेज ही कर देते हैं फिलहाल, लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। ये क्या है? ये फिनिश गुड्स अगर हों, फिनिश गुड्स खरीदें, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग पड़ा हो, तो इससे आपकी फिनिश गुड्स की सेल जो हुई वो पता लगती है। लेकिन अगर आपका रॉ मटेरियल है
तो रॉ मटेरियल को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज और क्लोजिंग रॉ मटेरियल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेल नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर आती है, ठीक है ना। ओके, तो ये इक्वेशन ज़हन में रखनी है। अब परचेज के बारे में आपको पता है कि परचेज, वैसे हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ना भी है, जो IS2 आप पढ़ के आए हैं ना, वो हमने यहाँ पढ़ना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो उसमें ज़्यादा तफसील से ये बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। ये 25 पे करवा दें सारे, नहीं ये 24 पे रहे, वो भी 24 पे करवा दें। अच्छा, तो रॉ मटेरियल के अंदर आपको पता है इसकी परचेज प्राइस आएगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नॉन फंडेबल टैक्सेस ऐड होंगे, ट्रेड डिस्काउंट है, सेटलमेंट डिस्काउंट है, माइनस होगा, और बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, जहन में रख के चलेंगे, ठीक है। अब चाहे रॉ मटेरियल है, वो भी कंज्यूम्ड की फिगर P&L में जानी है। जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल पड़ा है, क्या वो खर्चा हो गया? वो तो अभी तक क्लोजिंग पड़ा है, वो तो यूज्ड नहीं, अनयूज्ड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तो जो चीजें, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जो नहीं वो तो एसेट है, स्टॉक में पड़ा होगा, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल हो, चाहे पैकिंग मटेरियल हो, चाहे स्टोर का कोई आइटम हो, आपने क्या निकालना है, कंज्यूम्ड। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, कोई पैकिंग मटेरियल तो वो कंज्यूम्ड। स्टोर के आइटम्स होते हैं, जो फैक्ट्री में स्टोर आइटम्स पड़े होते हैं, नट बोल्ट वगैरह इस तरह के कंज्यूमेबल जो पड़े होते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो स्टोर आइटम्स भी ऐसे ही निकालने हैं आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर। स्टोर का आइटम है तो FOH, ना मटेरियल डायरेक्ट है ना डायरेक्ट लेबर है, तो बहरहाल होगा वहां पे भी क्या, स्टोर एंड स्पेयर्स भी कंज्यूम्ड लेने हैं। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, ठीक है। तो कंज्यूम की फिगर हमने निकालनी, ये ध्यान में रखते हुए हम जरा अपना ऐसे ही बस फॉर्मेट सा बना लेते हैं, मोटा सा, छोटा सा और मोटा सा, ठीक है। क्या नाम है जी इसका, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का। क्वेश्चन नंबर, ये टेस्ट नंबर कौन सा है, 1 है। क्वेश्चन 1, मास्टर वाइड बॉल वाला वाइड, मास्टर वाइड लिमिटेड है, और हमें क्या बनाना है, मुंह नहीं बनाना आप लोगों ने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसने तो ये कहा है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाओ, तो ये वही होती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब फॉर द ईयर एंडेड भी लिख लो, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, बल्कि यहाँ पे भी आ ही जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, ऐसे लिखा करें पर्चे में, लेकिन ऐसे ना लिखा करें, फॉर द ईयर एंड पूरा लिखा करें, ठीक है जी। अच्छा, अब अपने जहन के अंदर लेके आओ फॉर्मेट, क्या होगा फॉर्मेट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको वर्किंग में कर लेंगे फिर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मैं वर्किंग 1 में निकाल दूंगा आपको। इसमें रॉ मटेरियल भी डाल देंगे, पैकिंग मटेरियल अज्यूम कर लेंगे, ये भी डायरेक्ट है, लिख देंगे एक छोटी सी लाइन में, रॉ मटेरियल के साथ ही पैकिंग मटेरियल वहाँ डालेंगे ना, कंज्यूम्ड की फिगर, तो लिख देंगे वहाँ पे छोटी सी लाइन डाल देंगे कि हमने अज्यूम किया है पैकिंग मटेरियल, क्योंकि वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है ना, तो किसी एक तरफ जा सकता है, तो आप एक छोटा सा नोट डाल के कहीं भी रख लें उसको। मैं छोटा सा नोट डाल के डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट इसलिए बना रहा हूँ कि जो कैरेज है ना, कैरेज वो दोनों के लिए इकट्ठा दिया हुआ है, तो अगर मैंने मटेरियल को अलग अलग जगह पे रखा, पैकिंग को और रॉ को, तो वो कैरेज भी अलग अलग करना पड़ेगा, तो ज़िंदगी आसान कर ली मैंने। अजम्पशन क्या ली, जब दोनों तरफ जा सकता था तो मैंने उसको डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, ओके, सही है ना। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, ठीक है जी, यहां से आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, उसकी हेडिंग देने की जरूरत नहीं, उसने अलग से कहा नहीं, और उसके बाद शुरू होती है कहानी फैक्ट्री ओवरहेड्स की। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं उनके लिए हम कितनी को लाइनें छोड़ दूं जी, 3-4 तो नहीं होनी, 4 है, चलो 5-6 फिर भी मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, क्या लिखते थे इसको, कुछ याद है फॉर्मेट में, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ही लिख देता हूँ, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहें इसको या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कहें, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट वैसे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, वो इसलिए कि फैक्ट्री में ये कॉस्ट इनकर हो चुकी, फिर अगली बात मैंने समझाई थी ना कि जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है
वो कॉस्ट अभी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तो नहीं है, इसमें कुछ कॉस्ट तो ऐसी गुड्स की भी लग चुकी है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई एज ऑन टुडे, उसको निकाल दो। और कोई पिछले पीरियड की इनकम्प्लीट थी जो इस पीरियड में आई होंगी, सबसे पहले कंप्लीट होंगी तो उन पर भी कॉस्ट लग चुकी है, तो उसको ऐड कर दो, पिछले पीरियड में निकाल लिया था, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट ये है इस पीरियड की। अब अगला काम क्या करना है, इसमें ऐड करें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, लेस करें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो आप पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, अब उसने हमसे कॉस्ट ऑफ सेल मांगा है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स मांगा होता तो प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल पे आ जाते। फिनिश गुड्स वैसे दिया हुआ है उसने आई थिंक, तो निकालना चाहेंगे तो बाद में एडिशनल काम कर लेंगे, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट तो बस इतनी सी है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ मुझे जो चाहिए, ₹1000 काम करना है या क्या करना है बता दो। 1000 में डेटा सारा, चलो तो हम भी 1000 में चलो। तो वर्किंग 1 में मुझे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए। ये देखो मैंने कहा था सोल्यूशन का ना थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है, हम अपने हिसाब से ही कर लेते हैं, यही हमारा फॉर्मेट था ना, हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट नहीं छेड़ा। वर्किंग जैसे मर्जी करो, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। नाउ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आपने रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है ना, बोलो तो टोटल कर लेंगे फिर। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर परचेजेस, रॉ मटेरियल की परचेजेस आ गई, ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज हो गया। फिर इसमें हमें क्या नज़र आया था, कैरेज था, और बोलो उसके बाद सेटलमेंट डिस्काउंट है, और तो कुछ नहीं है। चलो कैरेज तो एंड पे ही डालेंगे, 2 लाइनें छोड़ के मैंने यहाँ पे लिखा क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन मैंने दूसरे को भी क्या अज्यूम किया हुआ है, पैकिंग मटेरियल को भी डायरेक्ट किया हुआ है ना, तो इस तरह से अगले की बारी शुरू कर दूँ, ठीक है। एक काम भी कर सकता हूँ मैं, आपको हेडिंग्स बना देता हूँ। रॉ मटेरियल, में ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। थोड़ी जगह तंग हो गई तो इसकी जगह बना लेता हूँ, कोई 2 लाइनें छोड़ देंगे हम, पता नहीं कोई चीज़ नज़र तो एक ही आई है लेकिन एहतियातन 2 लाइनें छोड़ दें, क्या मसला है, 2 भी तो हो सकती है ना, ठीक है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा जी, बोलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी। उसके बाद पैकिंग मटेरियल भी हमने डायरेक्ट मटेरियल अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो पैकिंग मटेरियल भी ऐसे ही, इसमें कोई मसला है नहीं वैसे, लेकिन चलो ओपनिंग पैकिंग मटेरियल प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद परचेजेस ऑफ पैकिंग मटेरियल लेस क्लोजिंग पैकिंग मटेरियल। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड। पहले ये काम कर लें, सीधा सीधा डेटा है अब तो, ठीक है। ये ऊपर वाला डिब्बा फारिग कराए ना, ये इस वक्त मैं जो चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा वो ये, ठीक है। ये सारी बात डिस्कस हो जाएगी हमारी, ओके। साथ ही हमने डिस्कस कर देना है ये भी साथ ही पढ़ा देंगे, ये पॉइंट भी साथ ही पढ़ देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से फिलहाल ये आपका पैकिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल, इनका ओपनिंग क्लोजिंग भी अभी यूज़ हो जाएगा, ठीक है, और सही है। तो बस इतनी सी चीज़ है, तो फिलहाल इधर से चलते हैं जी। ओपनिंग रॉ मटेरियल और ओपनिंग पैकिंग मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग, नज़र आ रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये तो लिख सकते हैं ना पहले, फटाफट जाके तो लिखवा दो। ओपनिंग रॉ मटेरियल के बारे में लिखवाओ जी, 5000 में है ये, चलो वर्किंग है वैसे तो, लेकिन चलो रुपीज़ इन 1000 में लिख देता हूँ। परचेजेस बाद में करते हैं, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है, 778। कोई NRV की एडजस्टमेंट तो नहीं है, कहीं सवाल में लिखी हुई तो नहीं है ना, लिखी हो सकती थी, ठीक है। मिसाल को वो कहता ये 7780 जो है ये कॉस्ट है और इसकी NRV 7700 है, तो हम राइट डाउन करने का तरीका क्या, हम लिखी क्लोजिंग लेते, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्लोजिंग कितना है जी, 7780। यहाँ से आपके पास आएगा
पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन परचेजेस की फिगर पड़ेगी तभी आएगा ना, फिलहाल तो नहीं है, ओके। लेकिन जो लिखते जा रहे हैं डेटा ज़रा वो तो लिखते जाए ना, इधर मिलता जा रहा है। उसके बाद पैकिंग मटेरियल है, दूसरे नज़र आए कितना है जी ओपनिंग 700, क्लोजिंग 285, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की फिगर आ जाएगी। समझ आया फॉर्मेट? ये कोई ऐसे फॉर्मेट नहीं तो वर्किंग करता जा रहा हूँ, आप जैसे मर्जी करें, टोटल की फिगर आपकी मेरी सेम निकले तो आप बिल्कुल ठीक हैं, ओके जी। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो गया हो, अब ऊपर चलते हैं जो डेटा इसके बारे में है। बाकी तो सारा कुछ जो है ना वो ओवरहेड्स के बारे में। अदर इन्फॉर्मेशन में रेंट है, सैलरीज एंड वेजेस हैं, तो बस इसका मतलब है ओवरहेड से ऊपर की कहानी सिर्फ यही है जो हमने देखनी है जी। रॉ मटेरियल जो परचेज किया है वो 60,500 है। ये 60,500 में शामिल है इंक्लूडिंग 17% सेल्स टैक्स, तो इसका मतलब ये 117 पे आया पड़ा है, ठीक है। और हमने इसको लेकर जाना है 100 पे, तो वो परसेंटेजेस सिखाई थी ना, ये अमाउंट 117 पे है, इसको 100 पे ले जाना है, तो डिवाइड कर दो 117 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो इधर एक मिनट यहाँ पे बताओ जी, 60500 डिवाइडेड बाय, इसमें 117 शामिल है, हमने वो निकालना है, यानी हमने इसको 100 पे लेके जाना है। तो आसान तरीका क्या है, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय जी इनटू 100। आपको पता है टैक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया है? आप पता है ना टैक्स, ये सेल्स टैक्स होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है। यानी अगर आपकी जो सेलिंग प्राइस थी, जो रिटेल प्राइस थी मिसाल के तौर पे, वो अगर 100 थी तो इसके ऊपर 17% टैक्स पड़ेगा और ये 117 पे। अब मामला क्या है, मामला ये है कि सवाल में हमें ये गिवन है 60,500 ये गिवन है, ऐसे ही है। अब आपके पास ये गिवन है फिगर और आपको ये चाहिए, तो क्या करो, ये डिवाइड कर दो 117 से और फिर जो फिगर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यही काम किया। कितना आता है 5, ठीक है जी, तो सही है। तो हमने सेल्स टैक्स रिफंडेबल को एक्सक्लूड कर दिया, अलग पड़ा होता तो इग्नोर कर देते, ठीक है। नेक्स्ट, डन हो गया ये। नेक्स्ट, पैकिंग मटेरियल परचेज्ड, आगे क्या जा रहे, इंतजार क्या करना, लिखा हुआ तो है 2050 है, 6 कहां से आ गया, ये लिख लें, आगे चलते जाएं। नेक्स्ट, सेटलमेंट डिस्काउंट रॉ मटेरियल पे रिसीव हुआ, माइनस करेंगे कितना 400। सेटलमेंट डिस्काउंट इधर भी कर सकते थे एक ही लाइन में, लेकिन अलग कर लो, अब जगह कोई नहीं है, तंग है, कोई मसला नहीं। क्या माइनस किया जी मैंने, सेटलमेंट डिस्काउंट। ये मैं प्लस माइनस लिखता नहीं, वहां पे हुआ पड़ा होता है, ठीक है ना, सही है, रहने दो, समझ नजर तो आ रहा है, दिस प्लस दिस माइनस। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपको इसी के अंदर ही आप माइनस कर, ये कितना था बताइएगा जरा, 7780, ठीक है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये परचेज की फिगर जहां पे आपने निकाली है ना, इसी लाइन में ही आप ब्रैकेट खत्म करके आगे -400 लिख देते तब भी ठीक था, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अच्छा है जरा अलग रहे। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल 70% है, पैकिंग ये 300 की ट्रांसपोर्टेशन दोनों की है, हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें अलग से शामिल नहीं करना, इसमें अलग से नहीं करना, बल्कि ये जो टोटल आएगा इसके नीचे जाकर लिखना है प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसमें ऐड क्या कर दें, ट्रांसपोर्टेशन। अब अलग अलग करने की ज़रूरत है हमें, तो बोलो, जब हमने ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर कितनी है 300 यहाँ पर लिख दिया इकट्ठा, तो चाहे इसमें है चाहे 70 इधर 30 इधर डालो तब भी इधर ही आना था, तो आसानी होगी हमें थोड़ी सी, ठीक है। हमने ट्रांसपोर्टेशन यहीं पर डाली, ये हमारे पास आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ये टाइम ज़ाया कर रहा हूँ बस आप लोगों का आज जी, बाकी ज़ाया हो गया काफ़ी जी, जल्दी बोले। 48529 2465, सॉरी
2465 50994 ठीक है जी। अच्छा अब देखो किसी बच्चे ने अगर इसको कहे, कोई बच्चा मैंने डायरेक्ट मटेरियल नहीं लेना इसको, पैकिंग को मैंने इसको FOH में लेना है, तो ठीक है कोई मसला नहीं, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये 2465 है। लेकिन फिर एक छोटा सा मसला ये आएगा कि 300 का 70% इधर अलग ऐड करना पड़ेगा और 300 का 30% इधर अलग ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उधर रख दिया इकट्ठा, हैं दोनों ही ठीक। ठीक है, तो आप नीचे एक छोटा सा नोट डाल देंगे। आई हैव अज्यूम्ड, दोनों तरफ जा सकता है ना, शक तो है ना, तो आई हैव अज्यूम्ड पैकिंग मटेरियल एज डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ओके, यानी सिग्निफिकेंट होगी इसकी कॉस्ट, अलग से भाई मोबाइल वाले सिग्निफिकेंट होगी, और ये एक यूनिट पर कितना लगती है ये इजीली बता सकते होंगे। ठीक है, इससे शक्ल बन रही होगी, ज़ाहिर शक्ल के ऊपर ही आ रहा होता है पैकिंग मटेरियल भी, तो यही शर्तें तो डायरेक्ट मटेरियल की शर्तें थी, तो हमने ये अज्यूम कर लिया दिमाग में कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, बस ठीक है ये डायरेक्ट ही है। ओके, बेटा वो पुराना मैंने वो पहले कल बताया, वैसे भाई किसी बच्चे ने बाहर पूछा होगा कि जो सोल्यूशन भेजा गया है उसमें ये 400 सेटलमेंट डिस्काउंट -C किया गया, पुराना सवाल है, मैंने बताया आपको FAR 1 का सवाल था, उस वक्त तक ये ट्रीटमेंट नहीं आया था। IFRS 15 के आने के बाद ये असल में तो सेल्स डिस्काउंट जिसको आप कहते हैं ना, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जो होता था, IFRS 15 ने आके उसको सेलिंग एक्सपेंस की बजाय कहा सेल में से नेट करो। आप इंट्रो में पढ़ के आते हैं अब, तो फिर अकाउंटेंट्स ने अपने तौर पे ये कहा कि फिर अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो उसको परचेज में से नेट करेंगे। अब ये ट्रीटमेंट बाद में आया था, उस सोल्यूशन पहले का पड़ा होगा, मैंने इसलिए ये सवाल करा दिया ताकि सोल्यूशन आपका मैच कर दे, तो ये सोल्यूशन होगा आपका, वो नहीं होगा, बल्कि फॉर्मेट भी बदल दिया ताकि आप कंफर्टेबल भी हो जाए। आंसर तो एंड में वही होना है, 400 का फ़र्क होगा बस, क्योंकि पहले सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता था ये सेटल अदर इनकम में जाता था। अब ट्रीटमेंट क्या हो गया, जैसे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस पहले आपके ज़माने से पहले, थोड़ा ही पहले, ठीक है, 2 साल पहले तक ये ट्रीटमेंट नहीं था ना, 2-3 साल पहले तक, जब IFRS 15 नहीं आया था तो उससे पहले तक जो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था वो सेल में से माइनस नहीं होता था, बल्कि GP के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में आता था। और ऐसे ही जो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है ना, ये सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, रॉ मटेरियल खरीदने पर रिसीव हुआ है, तो ये आपका अदर इनकम में जाता था, परचेज में से नेट नहीं होता था। लेकिन IFRS 15 के आने के बाद फिर सेल्स में से डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अब नेट होता है, सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो फिर परचेज में से भी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम जो है वो इनकम यानी कि परचेज में से नेट हो जाती है। अल्टीमेटली काम तो वही है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अलग से एक्सपेंस नहीं बनता, लेकिन ऊपर वाली इनकम वो कम कर देता है सेल में से नेट होकर। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अदर इनकम अलग से नहीं जाती, यहाँ परचेज में नेट होकर एक्सपेंस को कम कर देती है, तो बात वही बन जाती है। ठीक है, तो ये सही सोल्यूशन है, इसी को ही आपने नोट कर लेना है। ठीक है जी, चलें आगे। नहीं बेटा, नहीं ना हो सकता, आप फिर ये कह रहे हैं कि ये 100 है, सॉरी 60500, क्या ये 100 है? नहीं ना ले सकते, ये 100 है ना बेटा, इसका 83% कैसे ले सकते हैं? ये 100 हो तो फिर आपकी बात ठीक होगी कि फिर आप उसका 83, फिर ये 17 होगा, तो ये बैलेंसिंग क्या होगा? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, सेल्स टैक्स जो है वैल्यू एडिड टैक्स है, जो वैल्यू थी उस पर 17% लग के आपकी जेब से 117 निकालते हैं लोग। ठीक है, तो ये 117 में पड़ा है, इसलिए 117 डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई। जी और मुकाइए सवाल, नए नोट्स भी आ गए हैं ਤੁਹਾਡੇ जी बच्चों। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आया जी? 519,294, ठीक है, 5851294 रुपीज़ इन 1000। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा सोल्यूशन का फॉर्मेट आपके हिसाब से, बस यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, और उन्हें अगर 400 का नंबर काटा हुआ माइनस करने पर, तो आप वो नंबर भी जाके लें, जो ना दे तो मुझे बताना। अच्छा जी, ओके, नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। अब अगले कहानी शुरू करते हैं। इधर देखो, ये सब कुछ टिक हो गया है, ये सब कुछ टिक हो चुका है, बोलो, यहाँ से ये दोनों भी टिक हो चुके हैं। अब ये वर्क इन प्रोसेस को ओपनिंग क्लोजिंग भी उठा लो यार। अब ओवरहेड्स की बात करनी है, लेकिन उससे पहले ये मुफ्त के नंबर तो ले लो। 1950 ओपनिंग, यहाँ पे आना है ना, ये 1950, एक मिनट यहाँ पे, अच्छा जी,
50 ओपनिंग है और 3000 भाई देना शुरू कर, पकड़ा दें इनको, ये आधे आधे कर लेंगे, खुद ही आगे भेजते जाएंगे, वो एंड पे पकड़ाने दें। 3000 ले, ठीक हो गया। चलें जी, अब अगला काम करते हैं शुरू। ओवरहेड्स की कल बात शुरू कर दी थी वैसे तो माशाल्लाह से आपने जी, ये भी हो गया। अब सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रह गई है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि उसने मुझसे कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं मांगी, तो ये इग्नोर कर देंगे, ठीक है। चलें, ठंड लग रही है, ओके। नाउ तो ये सवाल आपसे हो गया था ना, करें जा, मैं फ्रॉड ना लाया करो मेरे नाल। चलो, तो मेरी नज़र पड़ गई उधर, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग मैंने शुरू करना है, ये ना समझना कि मैं वहाँ से भाग रहा हूँ, बट मुझे वैसे एकदम से नज़र पड़ी मेरी। नेक्स्ट है जी डिटेल ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले है रेंट। रेंट कितना है जी? 2700। अब ये वर्किंग नंबर कौन सा बन गया? 2, वर्किंग 2। ऐसे ही करना पर्चे में, समझ आती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही वर्किंग है, इससे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। डबल लाइन की बजाय सिंगल लाइन लगा के तीर लगाना, ज़रा और टाइम बचेगा। ये इजी है, इस तरह से कर लो, कोई मसला नहीं, बस वर्किंग का रेफरेंस दे देना, वो यहाँ पे आके देख लेगा, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हुआ क्या था, वो कहता है जी 2700 रुपये क्या है? रेंट, ये ओवरहेड। अब ओवरहेड में से हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चाहिए, जो फैक्ट्री वाले ओवरहेड्स हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, कहता है जी द ब्रेकअप ऑफ रेंट इज एज फॉलोज। फैक्ट्री का रेंट, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी है। वेयर हाउस, जिसमें 50% रॉ मटेरियल है, 10% पैकिंग मटेरियल का है और 40% फिनिश गुड्स का है। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये नहीं, और ये तो सारे का सारा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, शेल्फ स्पेसिंग तो सेलिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से आपको ब्रेकअप बना दिया था कि 2700 क्या है? रेंट। रेंट कितना है जी? 2700। 2700 में से 2000 तो एफओएच में जाएगा, ठीक है, 250 भी एफओएच में जाएगा, 50 भी एफओएच में जाएगा। समझ आ रही है? छुट्टी की थी तुमने, तो फिर क्यों नोट कर रहे हो? अच्छा चलें जी, तो ये देखें 2000, 500 का 50%, 250 भी, और 500 का 10% 50 भी, ये भी एफओएच, ये एफओएच नहीं, ये एफओएच नहीं, ये इस तरह से। अब खींचो तस्वीर। अब 2000 भी एफओएच, 50% चूंकि रॉ मटेरियल का वेयर हाउस का किराया है, वो भी एफओएच, 10% यानी 50 रुपये, ये चूंकि पैकिंग मटेरियल के वेयर हाउस का किराया है, तो ये भी एफओएच, लेकिन अगले दोनों सेलिंग एक्सपेंस हैं। अगर पीएनएल बना रहे होते पूरा, तो ये सेलिंग एक्सपेंस जीपी के बाद नजर आता, सेलिंग एक्सपेंसेस में जाता ये, लेकिन हम पीएनएल बना रहे हैं और जाग रहे हो, और खुशी में कुछ चुप हैं, कुछ गम में चुप हैं। समझ आ रही है? तो फिर यही वाली वर्किंग रेफर कर देनी है आपने, ऐसे करके, ठीक है। एफओएच यूं लिखना है आपने, एफओएच के अंदर आपने आकर लिखा रेंट। अब इधर देखो 2000 प्लस 250, अलग अलग तोड़ के लिखो, प्लस 50, और इसके लिए इनको कहो एग्जामिनर भाई को कि आप ज़रा वर्किंग नंबर 2 पे चाती मार लें। 2000 तो गिवन था, लेकिन 250 और 50 हमने वहाँ पे तोड़ के दिखाया हुआ है, ठीक है। अदर वे राउंड भी आप चल सकते हैं, ज़बानी पता लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। 2000 लिखें, प्लस करें आगे, डायरेक्ट लिखें 500 इंटू 60%। ये यूं भी लिख सकते थे आप, यूं लिखें आप, कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं, प्लस 500 इंटू 60%। लो आंसर तो फिर भी वही है, कोई वर्किंग का रेफर, अगर उसने वर्किंग नहीं की तो ये यहीं पर कर दो, ये इनफ है, मोर देन इनफ है, बल्कि बिल्कुल सही है। आई कैप तो ऐसे ही करता है, ठीक है, वो सही है। आंसर इसका भी वही होगा जिसका है 2500, 2000, हाँ नहीं 2300 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपकी जो वर्किंग है ब्रैकेट वाली, उसका भी आंसर यही आता है 2300। चेक कर लिया करो जल्दी से, ऐसी बात किया करूँ तो, ओके ठीक है। अब चूंकि मैंने वर्किंग कर दी इसलिए मैं तो वही रेफर करूँगा। नेक्स्ट इज सैलरीज एंड वेजेस। इनके बारे में क्या कह रहा है जी? सबके पास हैंडआउट आ गए बेटा? हाइब्रिड में तो नहीं ना पहुंचे अभी, साथ ही दे दिए करो वहाँ पे भी। खैर अभी कौन सा पढ़ा रहा हूँ, आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस का ब्रेकअप क्या दे रहा है जी?
एलोकेशन है पहले जी, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिन के अलग अलग तोड़ दो। ये क्या है जी, सैलरीज, वर्किंग 3 बन गई मेरी। जो यूँ ना करना चाहे वो डायरेक्ट करे, समझ आती है तो सैलरीज, ठीक है। अब ये सैलरीज एंड वेजेस जो हैं 2500 रुपया है, ठीक है, ओके। सैलरी एंड वेजेस में 60 और 40 तो पहले कर दो ना, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिन का। तो एडमिन को तो साइड पे कर दो, क्योंकि एडमिन जीपी के बाद का खर्चा तो है, लेकिन मैं इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी बच गया 1500। अब इस 1500 की तोड़ फोड़ भी करनी पड़ रही है, क्योंकि वो कहता है 60% के बारे में क्या कहता है कि इसमें से 70% डायरेक्ट हैं, बाकी चुप है, तो बाकी फिर इनडायरेक्ट हो गई, ठीक है। तो 1500 का 70% 1050, ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लेबर में है, तो फैक्ट्री का ही खर्चा ये भी, लेकिन कहाँ जाएगा, FOH में, ठीक है। तो अब तस्वीर बनाओ फोटोग्राफर, ये लो जल्दी से बताएं जी। डायरेक्ट लेबर के लिए क्या रेफर करूंगा मैं, वर्किंग 3 कितना 10। अब जिन्होंने वो वर्किंग नहीं की वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 2500 इंटू 60% इंटू 70%, उनका भी यही आंसर है। इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी करें। मैंने जो कर लिया वर्किंग, इसलिए मैं इसी को रेफर कर रहा हूँ। ज़रूरी बात चल रही है, कोई मसला है मुझे बता दो यार, इसी की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट इनडायरेक्ट लेबर कह देते हैं, क्या ख्याल है, इनडायरेक्ट लेबर कह दूँ ना, इसको भी वर्किंग 3 की तरफ रेफर कर दो। और कितना, अच्छा, अब जो वर्किंग ये वाली नहीं करके आ रहा था वो क्या करेगा, वही काम 2500 इंटू 1500 इंटू 30%। हाँ 1500 ऑलरेडी आ चुका है ना, नहीं बल्कि 2500 ही चलना पड़ेगा, 2500 इंटू 60% इंटू वो पूरा लिखना पड़ेगा उसको, तो वो भी सही है, वो टाइम बचाता है। मैं तो समझाने के लिए इतना तोड़ फोड़ के करा रहा था, ठीक है, हो गया काम। जो 1000 है वो हमारा खर्चा है, पर P&L के अंदर जीपी के बाद नजर आता है वो, ओके। नेक्स्ट, जल्दी करो, अब तरतीब पे पड़ गए हो तो जल्दी करो। नेक्स्ट इज अदर वेरिएबल ओवरहेड्स और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। तुम मुंह से ही ओवरहेड्स कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि ये जो है इनमें से आपने 80%, और अब इसके लिए मैं वर्किंग नहीं कर रहा, ये तो इतने सिंपल है कि इसके लिए ये वाली वर्किंग बनती ही नहीं है, ठीक है। 5000 का 80% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वेरिएबल वाला, बाकी हमें क्या कौन सा है, एडमिन है, सेलिंग है, ठीक है। और 1500 का 60% हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है, दूसरा जो है उसको छोड़ो, ठीक है। तो ये दोनों लिखवा दो, हैं दोनों ही कहाँ पे, ओवरहेड्स में। तो वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल FOH, टोटल कितने गिवन है सवाल में, लेकिन प्रोडक्शन वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले जी बताइएगा, 4000 पूरा। उसके बाद फिक्स्ड FOH 1500 टोटल इंटू 60%। वैसे तो भाई ये सिलेबस में अब इस तरह से नहीं आता, लेकिन इसमें बहुत कुछ सिखाया हुआ है। 900, ओके लें जी। उसके बाद जी और कुछ रह गया हो, ज़रा देख लें एक नज़र। दिस डन, सब कुछ ही हो गया यार, कहानी ख़त्म हो गई। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 5,994, प्लस माइनस करके आंसर बताओ, 5,8,944। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई ना, जिसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हम कहते थे उस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले फॉर्मेट में, तो अगर आपको यहाँ पे जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो दे देना, तो आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। इस 5,8,994 को डिवाइड करेंगे फिनिश गुड्स जो यूनिट्स कंप्लीट हुए ड्यूरिंग द पीरियड उनसे, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस को हमने माइनस कर दिया ना, तो जो कंप्लीट हुए यूनिट्स इस पीरियड के अंदर अगर इस टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। फिर आप उसी पर यूनिट कॉस्ट को लेकर फिनिश गुड्स के स्टॉक
को वैल्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल कहता तो इसी में ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करके क्लोजिंग माइनस करते तो कॉस्ट ऑफ सेल पे भी आ सकते। देखो मसला, अगर आप कहेंगे तो ये सवाल भी मैं करवा दूंगा, लेकिन अब कल, ठीक है, क्योंकि आज फिर ये ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। कितने बच्चों को कोई मसला नहीं है इसमें? तकरीबन सब कोई, यानी सब ये चाहते हैं कि अब हम टारगेट कॉस्टिंग शुरू करें। ठीक है, तो भाई करें ज़रा पार्ट 2 भी शुरू कर दें। आज 20-25 मिनट तो रह गए।